हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन मतलब क्या होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, सर्कुलर पाथ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो सर्कुलर पाथ को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई एक पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट, मतलब ये पॉइंट मूव नहीं होगा। फिक्स्ड पॉइंट, ये पॉइंट मूव नहीं होगा। ठीक है, अब इसके रेस्पेक्ट में कोई पार्टिकल मूव करता है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पार्टिकल मूव कर रहा है p, और इस पार्टिकल की इस पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है ड्यूरिंग द मोशन। जब ये मूव कर रहा है तो इस पार्टिकल की इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस जो रहेगी वो फिक्स रहेगी, डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। जब डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, इतनी डिस्टेंस में मूव करेगा, तो इतनी डिस्टेंस मूव करेगा, तो ये जो पाथ होगा इसका वो इस तरह से कुछ हो जाएगा। ठीक है, मतलब तुम्हें एक तरह से सर्कल दिखेगा, ये मान लो सर्कल है। ठीक है, तो ये जो पाथ होगा इसका, इस पाथ को बोलेंगे हम सर्कुलर पाथ बोल देंगे। ठीक है, और जो फिक्स पॉइंट होगा वो सेंटर हो जाएगा, जो फिक्स पॉइंट होगा वो सेंटर होगा। ठीक है, और इसका पाथ सर्कुलर पाथ हो जाएगा। और ये डिस्टेंस जो होगी, इस डिस्टेंस को बोलेंगे हम रेडियस। तो कोई भी पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है और उसकी डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होगी, सेम है, तो उसका जो मोशन होगी, जो पाथ होगा वो सर्कुलर पाथ हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगी। ये फिक्स पॉइंट सेंटर और ये डिस्टेंस रेडियस हो जाएगा। फिर हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर रेडियस वेक्टर को। तो देखो रेडियस वेक्टर क्या होता है? रेडियस वेक्टर होता है सेंटर से इस पॉइंट की तरफ, सर्कमफेरेंस की तरफ, सेंटर से सर्कमफेरेंस की तरफ ऐसे जो वेक्टर बनेगा, ध्यान देना, एरो पे ध्यान देना। तो एरो अगर ऐसे बनेगा इस तरह से, तो ये रेडियस वेक्टर होगा, इसको बोलेंगे रेडियस वेक्टर। सेंटर की तरफ अगर आएगा, इस तरह से आ रहा है, तो उसको रेडियस वेक्टर हम नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेडियस वेक्टर। तो ये रेडियस वेक्टर होगा। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ हो जाएगा। अब जैसे हम नॉर्मल मोशन में, लीनियर मोशन में हम पढ़ते थे, जो ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा था उसमें पता मैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब पढ़ा था। ऐसे सर्कुलर मोशन में भी, सर्कुलर मोशन में वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो उनको पढ़ लेते हैं। वो एंगुलर नाम आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो उनको देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो वेरिएबल्स इन सर्कुलर मोशन, सबसे फर्स्ट हो जाएगा इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम शो करेंगे थीटा से। अब देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जैसे कोई भी सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, कोई पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक है, सेंटर हो गया, तो इसको तो ओ मान लो, रेडियस जो भी हो, मान लो पार्टिकल यहाँ पर है, इस पोजीशन पर P पर, ये इसका रेडियस वेक्टर। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है ये पोजीशन वेक्टर है, इस वेक्टर को शो करेंगे तो ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा इसका, ये इस पोजीशन पर। अब ये मूव करेगा, तो मूव करता हुआ ये यहाँ पर पहुंच गया, मान लो P डैश पर। ठीक है, तो ये मूव करता हुआ इसने जो ये एंगल सबटेंड किया, ये जो एंगल ट्रेस किया इसने, ये P ने मूव करते हुए एंगल ट्रेस किया, इस एंगल को बोलेंगे हम इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किसके रेस्पेक्ट में? O के रेस्पेक्ट में। तो सेंटर के रेस्पेक्ट में जो इसने एंगल ट्रेस किया वो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इसको बोल सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। When a particle moves in a circular path, then its position vector traces an angle with respect to center. Then this angle is called angular displacement. ये एंगल जो बनेगा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। तो एंगल के इक्वल होता है, तो जैसे एंगल को हम डिफाइन करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू ये आर, जो आर बना रहा है, अपॉन रेडियस, थीटा इक्वल्स टू
आर्क अपॉन रेडियस, तो ये क्या हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस। हम चाहें तो इसको आर्क को यहाँ पे डेल्टा एस लिख सकते हैं, जो आर्क उसने ये बनाया पीपी डैश की वैल्यू, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन आर। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी। अब इसकी ऐसा यूनिट जो होती है, अगर हम देखें इसकी डायमेंशन, अगर देखें तो डायमेंशन नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि ये आर ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो लेंथ अपॉन लेंथ कैंसिल हो जाएगा, तो डायमेंशन नहीं होती, सिर्फ इसकी यूनिट होती है जो एंगल की यूनिट होगी। ऐसा यूनिट इज रेडियन, ऐसा यूनिट इज रेडियन एंड इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसा यूनिट रेडियन हो गया, इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब जैसे बात करो, अगर तुम्हें मेजर करना है, तो सपोज एक पार्टिकल यहां से घूमकर पूरा यहां पर आ जाता है, यहाँ से पूरा एक चक्कर काटता है, वापस यहाँ पर आ जाता है, तो कितना एंगल सबटेंड करेगा, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसका, तो उसको फाइंड कर सकते हैं। ये हो जाएगा टोटल, यहाँ से यहाँ टोटल लेंथ सर्कमफेरेंस इक्वल 2 पाई आर अपॉन रेडियस आर, 2 पाई, तो ये रेडियन में होगा, ध्यान देना 2 पाई रेडियन, ठीक है। और बाकी डिटेल में तुमने थोड़ा बहुत पढ़ी रखा है, एंगल में स्टार्टिंग में बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा है। अब इसकी बात करते हैं, ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा। अब इसको ये ऐसा यूनिट जो ये वेक्टर होता है, ये स्केलर होता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये वेक्टर भी हो सकता है और स्केलर भी हो सकता है, डिपेंड करता है इसकी वैल्यू पर। अगर इसकी वैल्यू बहुत कम है, बहुत स्मॉल एंगल है, मतलब लेस देन 5 डिग्री 4 डिग्री इस तरह से, तब कम एंगल है, अगर डिग्री में बोलो बहुत कम एंगल है, तो फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं। फॉर लार्ज एंगल, अगर लार्ज एंगल से ज्यादा एंगल है तो फिर इसको वेक्टर कंसीडर नहीं करेंगे, इसको स्केलर की तरह लेंगे। इसका देखो रीजन क्या है, तो पहले लिख लेते हैं फिर रीजन बताते हैं। फॉर स्मॉल एंगल्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और ये वेक्टर लॉ को फॉलो करते हैं, जो कम्यूटेटिव लॉ होता है इसका, जैसे डेल्टा थीटा 1 स्मॉल एंगल प्लस डेल्टा थीटा 2, इसको ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा थीटा 2 प्लस डेल्टा थीटा 1। स्मॉल एंगल्स के लिए ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, जैसे नॉर्मल हम वेक्टर्स में लिखते हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर जो होता है वो b वेक्टर प्लस a वेक्टर होता है हमारा, ठीक है। a इधर b इधर, रिजल्टेंट जो आएगा वो ऐसे, तो a प्लस b लिखो या चाहे b प्लस a लिखो, एक ही बात है। तो ये स्मॉल एंगल्स में पॉसिबल है, बट फॉर लार्ज एंगल्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is scalar quantity, ठीक है। लार्ज एंगल्स का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी होगा, मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा 2 प्लस थीटा 1, ऐसा हम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये लार्ज एंगल्स के लिए स्केलर होगा और स्मॉल एंगल्स के लिए ये वेक्टर हो जाएगा, ठीक। इसको देखो हम डिफाइन करने के लिए ऐसे मैं बोल सकता हूँ, जैसे मान लेते हैं एक मिनट, जैसे कार्डबोर्ड ले लेते हैं कुछ भी, ये इस तरह से मैंने ले लिया, ठीक है। लार्ज एंगल्स में मैं 90 डिग्री दे देता हूँ। अब जैसे मान लो ये इस तरह से रखा हुआ है पहले ये, ठीक है। अब इसको हमें क्या कर रहा हूँ, 90 डिग्री से हॉरिजॉन्टल रोटेट कर रहा हूँ। 90 डिग्री से हॉरिजॉन्टल रोटेट कर सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल ही होता है हमारा, वर्टिकल ही होता है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करना है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करना होगा तो ऐसे घुमाऊंगा, ठीक है। तो वर्टिकल प्लेन में रोटेट करना होगा तो ऐसे घुमाएंगे, ऐसे या फिर ऐसे घुमा सकते हैं। तो मेरे को पहले 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल रोटेट करना होगा, तो 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल रोटेट किया तो ये ऐसे घुमा दिया मैंने, ठीक है। ऐसे घूम गया,
तो ये हॉरिजॉन्टल घुमाया। अब मैं 90 डिग्री क्या कर रहा हूँ, वर्टिकल घुमा रहा हूँ। तो 90 डिग्री में वर्टिकल घुमाया ये इस तरह से, ध्यान से देखना। पहले ये इस तरह से था, ठीक है। इसको पहले मैं क्या किया, 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल घुमाया, फिर 90 डिग्री वर्टिकल घुमाया। तो ये तो मैं इस तरह से दिख रहा है, ये येलो कलर जो है, ये जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर वो इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अब इसको ओरिजिनल पोजीशन पे ले आता है। पहले हमने ऐसे किया था, फिर ऐसे घुमाया था, ये ओरिजिनल पोजीशन हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, θ2 + θ1 कर रहा हूँ। मतलब पहले मैं वर्टिकल घुमाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल घुमाऊंगा। तो वर्टिकल मैंने इधर घुमाया था इस तरह, इसको पहले वर्टिकल घुमाया मैंने, ठीक है, 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल घुमा दिया, ठीक है। ये इस तरह से था, वर्टिकल पहले ऐसे घुमाया था मैंने, तो अभी भी ऐसे ही घुमाऊंगा, और हॉरिजॉन्टल ऐसे घुमाया था, तभी भी ऐसे ही घुमाऊंगा। तो अभी तुम्हें जो पहले लिखा हुआ था वो दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पर, नहीं दिख रहा होगा, मतलब सम सेम नहीं आ रहा है, जो सम हुआ वो सेम नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल को डिस्कस करते हैं। तो फिर वापस मैंने इस तरह से लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले हॉरिजॉन्टल रोटेट कर रहा हूँ बहुत स्मॉल एंगल से, मतलब थीटा की वैल्यू बहुत कम, अंडर 10 ले रहा हूँ, अंडर 10 डिग्री, मतलब बहुत थोड़े से एंगल से रोटेट कर रहा हूँ। तो बिल्कुल हल्के से एंगल से रोटेट किया, ये मैंने हल्के से एंगल से रोटेट कर दिया। पहले ऐसा था, देखो ध्यान से देखिए, सीधा, और ये हल्का सा स्लाइडली मैंने रोटेट कर दिया इसको हल्के से एंगल से, फिर से दिख रहा होगा तुम्हें। तो ये हॉरिजॉन्टल रोटेट किया, अब वर्टिकल रोटेट कर रहा हूँ, वो भी थोड़ा सा, ये थोड़ा सा मैंने वर्टिकल रोटेट कर दिया। तो अब ये ऐसा है, तो इसकी डायरेक्शन ये इस तरह से जा रही है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये इस तरह था, तो ये इस तरह हो गया थोड़ा सा, और ऐसे हो गया। तो ये हॉरिजॉन्टल रोटेट हो गया, वर्टिकल रोटेट हो गया। अब पहले वर्टिकल रोटेट करते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल रोटेट करते हैं। तो ये मैंने किया थोड़ा सा वर्टिकल रोटेट, ये दिख रहा है, हल्का सा वर्टिकल रोटेट किया, और ये हल्का सा हॉरिजॉन्टल रोटेट किया। अभी भी सेम वैसे ही आ रहा है, ठीक है। थोड़ी वर्टिकल में गलत रोटेट कर दिया, वर्टिकल इस तरह रोटेट करना। तो ये वर्टिकल में थोड़ा स्लाइडली इस तरह रोटेट किया, ये देखो ये इस तरह रोटेट किया वर्टिकल थोड़ा सा, और थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल रोटेट किया। तो ये वर्टिकल रोटेट, ये हॉरिजॉन्टल रोटेट। तो देखो वापस उस तरफ ही आ रहा है। इस चीज से समझ में आ रहा होगा तुम्हें कि स्मॉल एंगल जो है, स्मॉल एंगल के केस में ये वेक्टर लॉ को फॉलो करता है, और ज्यादा एंगल होगा तो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करेगा, बड़े एंगल से वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो ये चीज हम ध्यान रख सकते हैं। तो बड़े एंगल्स होंगे उस केस में हम इसको स्केलर ही मानेंगे, ठीक। और बहुत स्मॉल एंगल होगा, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, तो इसको वेक्टर कंसीडर कर लेंगे। जैसे डी थीटा के इसमें वेक्टर ले लेंगे इसको। तो ये तो हो गया हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट टर्म पे जाते हैं, सेकंड, ठीक है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तुम्हें पता होगा, टाइम पीरियड होता है हमारा एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लगा, ठीक है, उसको टाइम पीरियड बोलेंगे, एक रोटेशन कंप्लीट करने में। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन फुल रोटेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड होता है, नॉर्मली कैसे निकाल सकते हैं, मान लो पार्टिकल जो है ये 20 स्पीड से रोटेट कर रहा है, ठीक है, 20 स्पीड है, एक राउंड कंप्लीट करेगा, तो कितना डिस्टेंस चलेगा, डिस्टेंस 2πr, और कितना टाइम v, तो t = 2πr/v। इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये टाइम पीरियड आ गया 2πr/v, ठीक है। ऐसा यूनिट तो बताइए, टाइम है तो सेकंड में होगा, तो सिंपल टाइम पीरियड हो जाए हमारा। ऐसा है सेकंड हो जाएगी, टाइम पीरियड हो जाएगा। थर्ड है हमारा फ्रीक्वेंसी, इसको स्मॉल एफ या एन से डिनोट कर सकते हैं। ये होता है हमारा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन और साइकिल्स completed in unit time या in 1 second is called frequency. तो नंबर ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ रेवोल्यूशन या नंबर ऑफ रोटेशन पर यूनिट टाइम पर सेकंड वो फ्रीक्वेंसी रहेगी, ठीक है। अब देखो इससे पहले मैंने लिखा था कि टी टाइम में एक रेवोल्यूशन होता है, टी टाइम में एक रेवोल्यूशन होता है,
तो यूनिट टाइम में कितने रिवोल्यूशन देंगे 1/t, और यूनिट टाइम में जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होते हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम पीरियड की रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। जैसे लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी जो होगा वो 1/t के इक्वल होता है। यूनिट होती है इसकी रिवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। साइकिल पर सेकंड हो सकता है, रोटेशन पर सेकंड हो सकता है, और ऐसा यूनिट जो होती है वो हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज मतलब 1 रोटेशन पर सेकंड या 1 रिवोल्यूशन पर सेकंड, तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ऐसे पहले पढ़ रहा था, तुमने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा ये चीज, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी वगैरह। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एंगुलर वेलोसिटी, फोर्थ लिख लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, ये ओमेगा का साइन है, ओमेगा से डिनोट करेंगे इसको एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या होता है, जैसे वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो वेलोसिटी होती है, ऐसे एंगुलर वेलोसिटी रहेगी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is called angular velocity। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम मेजर करते हैं, एंगल ट्रेस, कितना एंगल ट्रेस हो रहा है, तो एंगल ट्रेस्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। यूनिट की बात करें, एंगल का 10 रेडियन, टाइम का सेकंड, तो नॉर्मली अगर लिखना चाहिए जैसे एंगल ट्रेस्ड थीटा टाइम है टी, तो ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी लिख सकते हैं। अब जैसे मान लो एक रोटेशन पूरा कंप्लीट कर रहा है, एक फुल रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, फुल रोटेशन कंप्लीट करेगा तो एंगल कितना बनाएगा रेडियन में, थीटा की वैल्यू 2 पाई, और पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, उसमें टाइम लगेगा इसको t, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई t, ऐसा लिख सकते हैं। और 1 बाई t को लिख सकते हैं f, 2 पाई f। तो ये रिलेशन होता है टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और ये एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को इस जगह पे हम चाहे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर बार बार उसकी मोशन को रिपीट कर रहा है, देखिए जो घूमता है बार बार मोशन को रिपीट कर रहा है, तो बार बार मोशन को रिपीट करता है, उस जगह पे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर सकते हैं, एंगल इनटू फ्रीक्वेंसी, ये एंगल है, ये फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं इसको। ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड, ये रेडियन अपॉन सेकंड, ये सेकंड कर देंगे। फिर जैसे एवरेज वेलोसिटी होती है हमारी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, वैसे ही इसमें भी हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन कर देंगे। देखो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी रहेगी ओमेगा इक्वल्स टू थीटा 2 माइनस थीटा 1 t2 माइनस a1, या फिर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t, एंगुलर वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी अगर लिखेंगे हम, देखो क्या लिख देंगे, ओमेगा इक्वल्स टू जो टाइम होगा डेल्टा टी, और टेंड्स टू 0 हो जाएगा, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, यहाँ से ओमेगा आ जाएगा मेरे पास क्या, डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा बाई डी टी। तो ऐसे हम इंस्टेंटेनियस को लिख देंगे और ऐसे एवरेज को लिख देंगे, तो एंगुलर वेलोसिटी एवरेज और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी लिख देंगे, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। अब हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। Relation between linear velocity and
वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इनका रिलेशन देंगे। तो तुमने रिलेशन कहाँ से है, जैसे मान लो ये एंगल है हमारा, ये आर्क है और ये रेडियस है। पार्टिकल जैसे v स्पीड से मूव कर रहा है, यहाँ पे v स्पीड भी, यहाँ पर v स्पीड से मूव कर रहा है, v की वेलोसिटी देगी, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन आर, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू डी बाई डी टी, ठीक है। तो ये डेल्टा एस की जगह डी एस हो जाएगा अपॉन आर, रेडियस को हम कांस्टेंट ले रहे हैं तो डी एस बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। डी एस बाई डी टी मतलब ये जो मूव कर रहा है, ये मोशन कर रहा है, ये किस रेट से चेंज हो रही है, तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम लिख देंगे स्पीड, तो ये हो जाएगी मेरी स्पीड और ये हो जाएगी एंगुलर स्पीड। तो ओमेगा इक्वल्स टू यहाँ से v बाय आर ऐसा लिख सकते हैं, और v इक्वल्स टू ओमेगा ऐसा भी लिख सकते हैं, और इन वेक्टर फॉर्म ऐसा लिखते हैं v वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो ये ओमेगा जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर वेलोसिटी जो हमने लिखी ये वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन जो होती है उसको भी हम बता देते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज एन एक्सियल वेक्टर, इट्स डायरेक्शन, जितने भी एक्सियल वेक्टर्स होते हैं उनके सबकी डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स रोटेशनल एक्सिस, जिस एक्सिस के वो रोटेट कर रहा है उसके अलॉन्ग होगी, ठीक है। तो रोटेशनल एक्सिस मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब भी ऐसे घूम रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो रोटेशनल एक्सिस ये होती है। इसको ये जो एक्सिस ऐसे पास होगी, ऐसे लाइन हो जाएगी, इस लाइन को रोटेशनल एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ये हो गया हमारा रेडियस वेक्टर, आर वेक्टर, ये वी वेक्टर, ठीक है। ओमेगा जो आएगा, ओमेगा आएगा हमारा ये इस तरह से, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल से कैसे निकालेंगे, जिस डायरेक्शन रोटेट कर रहा है उस डायरेक्शन फिंगर्स को रोटेट करो, और थंब जो होगा वो एक्सियल वेक्टर को शो करेगा। थंब किसको शो करेगा, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन कैसे जाएगी, ये थंब, और ये एक्सिस से पास होगी, मतलब ये एंगुलर वेलोसिटी, इधर एंगुलर वेलोसिटी है, आर वेक्टर है। तो देखो ओमेगा क्रॉस आर अगर करेंगे तो ओमेगा क्रॉस आर बी की डायरेक्शन में आना चाहिए, तो देखो आधा नहीं आता, ओमेगा की डायरेक्शन ये, तो इस डायरेक्शन में मैंने फिंगर्स को कर दिया, और दूसरा वेक्टर इधर है आर, आर वेक्टर की तरफ टर्न करो, ओमेगा क्रॉस आर करेंगे, थंब आ रहा है मेरा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मतलब बी की डायरेक्शन, तो ये ओमेगा की डायरेक्शन ये हो गई, ये ओमेगा है, ये आर है, ये बी है, तो ये ओमेगा एक्सिस के अलॉन्ग होता है, ठीक है। उसको राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। एक्सिस जितने वेक्टर्स होते हैं, जिधर रोटेट कर रहा है ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन फिंगर्स को कर्ल करो, और एक्सिस के अलॉन्ग एक्सियल वेक्टर आ जाएगा तुम्हारा, तो ये एक्सियल वेक्टर ये आ जाएगा, ठीक। तो वेक्टर क्वांटिटी होती है ओमेगा, इस चीज को भी ध्यान रख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें हम एंगुलर एक्सेलरेशन पर, ठीक है। जैसे नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ऐसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा, इसको हम अल्फा से नोट करेंगे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो किस रेट से इसकी एंगुलर स्पीड चेंज हो रही है वो एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा, देखना जरा से देखते हैं। ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन t2 माइनस t1, तो एवरेज हो जाएगा, एवरेज वैल्यू अगर इंस्टेंटेनियस इतनी है तो वही लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा t, ये हो जाएगा हमारा d ओमेगा बाई dt,
ठीक है, यहाँ से अल्फा की वैल्यू रहेगी डी ओमेगा बाय डी टी, ऐसा लिख सकते हो। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं ओमेगा पर डी थीटा बाई डी टी लिखते हैं, डी थीटा पर डी टी, तो ये डी स्क्वायर थीटा पर डी टी स्क्वायर हो जाएगा। या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। जैसे हम नॉर्मल एक्सेलरेशन को लिखते थे, नॉर्मल एक्सेलरेशन हमने ऐसे लिखा था डी वी बाई डी टी, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर और बी डी वी बाई डी एक्स। सेम वैसे इसको लिख सकते हैं वैसे, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एक्सिस के अलॉन्ग इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। अल्फा इज एन एक्सेल वेक्टर, ये भी एक्सेल वेक्टर होता है, ठीक है। एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन हो जाएगी। ऐसा यूनिट, ठीक है। ओमेगा की रेडियन पर सेकंड और अपॉन में फिर टाइम आ रहा है तो सेकंड इनटू सेकंड सेकंड स्क्वायर, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसकी ऐसा यूनिट होती है, ठीक है। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन, इसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब अल्फा कांस्टेंट हो तो ऐसे लिख देंगे ओमेगा 2 ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, ये तो फर्स्ट इक्वेशन। सेम v इक्वल्स टू u प्लस at की तरह, ठीक है। सेकंड हो जाएगी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा 1 t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और थर्ड हो जाएगी ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ये थर्ड, ठीक है। ओमेगा 2 फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा 1 इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। टी टाइम हो जाएगा, टाइम होता है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। Acceleration in circular motion, अब पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन, इसमें देखो ये सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये रेडियस हो गया हमारा, ये वेलोसिटी होगी, जैसे ओमेगा हो जाएगा। सिंस हमें पता है v वेक्टर जो होता है, v वेक्टर होता है हमारा ओमेगा क्रॉस r। अब एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू dv by dt, ठीक है। तो इसको करो तो एक बार ओमेगा को बाहर रखते हैं, r को डिफरेंशिएट करते हैं, अब r को बाहर रखते हैं, ओमेगा को डिफरेंशिएट, ठीक है। तो ऑर्डर चेंज नहीं करना है यहाँ पर, ओमेगा पहले ही आएगा r बाद में ही आएगा, ओमेगा पहले r बाद में। तो a वेक्टर इसको लिख देते हैं हम, ये मतलब डिस्टेंस की तरह, डिस्टेंस टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है, इसको b से डिनोट कर रहे हैं, डी ओमेगा बाई dt को अल्फा लिख देते हैं। तो ये दो वैल्यूज मिली एक्सेलरेशन की, एक एक्सेलरेशन ये है, एक एक्सेलरेशन, तो इस वाले एक्सेलरेशन को हम लिख देते हैं a c से डिनोट कर रहा हूं मैं, और ये वाला जो एक्सेलरेशन है इसको डिनोट कर रहे हैं हम a t से, ac और at। अब देखो यहां पर ये ac और at क्या है, ठीक, ac वेक्टर इक्वल्स टू ये था ओमेगा क्रॉस बी। अब डायरेक्शन देखते हैं इसकी, इसकी डायरेक्शन किस तरफ आएगी, एसी की डायरेक्शन किस तरफ आएगी। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर वही एक्स वाई जेड एक्सिस बना लेता हूं, इधर एक्स इधर वाई और ये जेड है, ठीक है। तो ओमेगा जो है ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ओमेगा इस तरफ आएगा बाहर की तरफ, मतलब ओमेगा की डायरेक्शन है वो के की डायरेक्शन है, और बी ऊपर जा रहा है मतलब जे के की डायरेक्शन है। तो k क्रॉस j अगर करूंगा तो देखो j क्रॉस k होता है हमारा i, तो k क्रॉस j क्या हो जाएगा माइनस i, तो माइनस i मतलब कौन सी डायरेक्शन हुई, इस तरफ। तो ये पार्टिकल यहाँ पर इस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर, ये सेंटर है, सेंटर की तरफ लग रहा है, तो सेंटर की तरफ इसकी डायरेक्शन आ रही है, तो इसको बोलते हैं हम
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसका नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब दूसरा ये एटी क्या था हमारा, ये लिखा था हमने अल्फा क्रॉस आर। अब इसके डायरेक्शन देखते हैं, तो अल्फा की डायरेक्शन एक्सेल वेक्टर ऐसे घूमेगा, तो अल्फा की डायरेक्शन इस तरफ आएगी के की क्रॉस आर, आर किधर है इस तरफ, तो के क्रॉस है, के क्रॉस है जे के होता है, जे के पता किसके डायरेक्शन में है, बी की डायरेक्शन में, ये भी टेंजेंट है तो टेंजेंशियल आ रहा है इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन क्या है टेंजेंशियल आ रहा है, तो इसको बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं उसके पास, एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। एक की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर आएगी और एक की डायरेक्शन आएगी टेंजेंशियल। तो मैं ऐसे बना सकता हूं इसको, ए सी की डायरेक्शन सेंटर की तरफ और ए टी की डायरेक्शन इस तरफ, तो रिजल्टेंट जो आएगा इधर आ जाएगा इस तरफ, ए वेक्टर, तो दोनों परपेंडिकुलर होता है, तो रिजल्टेंट अगर मैं लिखना चाहूं, सो हियर AC vector and AT are perpendicular. Now resultant हो जाएगा A equals to AC, अच्छा मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ठीक है, यही तो क्या कर रहा है, इसके डायरेक्शन सेंटर की तरफ है और इसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन है तो क्या कर रहे हैं, इसकी स्पीड को इंक्रीज करेगा, ये तो करेगा स्पीड को इंक्रीज, और ये लगेगा किस तरफ, सेंटर की तरफ, तो ये लग रहा है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, सेंटर की तरफ लग रहा है, तो सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, और ये स्पीड को इंक्रीज नहीं करता, स्पीड को चेंज नहीं करता, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो यहाँ पर ये जो काम करता है इसकी डायरेक्शन को चेंज करता है कंटिन्यूअसली, और हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। ठीक है, तो इसको भी हम और इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करते हैं। तो मैंने सिर्फ आइडिया दिया था कि दो तरह के एक्सेलरेशन हो सकते हैं, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, जो हमारा मेन टॉपिक है वो लिख देते हैं यहाँ पर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसमें क्या हो जाएगा, if a particle moves in a circular path with constant speed, ध्यान देना constant speed, तो constant speed से अगर मूव कर रहा है then its motion is called सर्कुलर मोशन। तो इसकी मोशन को बोलेंगे सर्कुलर मोशन बोलेंगे, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब इसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, फिक्स है। ठीक है, वेलोसिटी जरूर चेंज होगी, वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, बट स्पीड चेंज नहीं होगी। यहाँ पर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो ओमेगा है वो कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, v भी कांस्टेंट रहेगी, स्पीड है ये स्पीड है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड चेंज नहीं हो रही बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, एक्सेलरेशन आएगा, तो उस एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो ये रोटेट होता हूँ यहाँ पर कहीं पर पहुंच के पी पॉइंट पर, पी पॉइंट जो ये थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पर, ये रेडियस वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इधर एक्स एक्सिस ले रहे हैं, इधर वाई एक्सिस ले रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्स और वाई एक्सिस ले लेते हैं इसकी। तो रेडियस वेक्टर के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, दो कंपोनेंट हो जाएंगे। तो आर वेक्टर को क्या लिख सकता हूं मैं, आर वेक्टर इक्वल्स टू, देखो क्या लिखेंगे आर वेक्टर को,
आर वेक्टर हो जाएगा हमारा, इधर वाला कंपोनेंट आएगा आर कॉस थीटा और उसके साथ क्या आएगा आई कैप, ठीक है, और इधर जो आएगा वो क्या आएगा हमारा आर साइन थीटा और उसके साथ क्या आएगा जे कैप। तो ये जाएगा रेडियस वेक्टर बोल सकते हैं इसको, रेडियस वेक्टर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये रेडियस वेक्टर हो गया। अब मुझे निकालनी है अब ये रेडियस वेक्टर जो है ये किस रेट से चेंज हो रहा है। तो रेडियस वेक्टर किस रेट से चेंज होगा तो क्या हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। तो यहां से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे ना, वेलोसिटी तो जिस रेट से रेडियस वेक्टर चेंज हो रहा है वेलोसिटी की v वेक्टर इक्वल्स टू dr बाय dt, dr बाय dt कर देते हैं। ठीक है, करो। इसको डिफरेंशिएट करें, r कांस्टेंट है, r को मैं बाहर लिख लेता हूं। cos थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे सबसे पहले। तो cos थीटा का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, cos थीटा हो जाएगा माइनस sin थीटा और थीटा का हो जाएगा d थीटा बाय dt। ठीक है, i कैप ध्यान देना r कांस्टेंट है, इधर से r बाहर आ गया तो r को मैंने बाहर लिख दिया पहले। cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा होता है और थीटा का d थीटा बाय dt हो जाएगा i कैप प्लस अब sin थीटा का क्या होगा cos थीटा d थीटा बाय dt जी के। अब d थीटा बाय dt को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल किस रेट से चेंज हो रहा है वो होता है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो d थीटा बाय dt को ओमेगा लिख देंगे। तो देखो ये भी ओमेगा ये भी ओमेगा, तो ओमेगा ओमेगा बाहर आ जाएगा तो यहाँ ओमेगा बाहर लिख देते हैं। ओमेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये हो गई वेलोसिटी। अब निकालते हैं एक्सेलरेशन। नाउ एक्सेलरेशन, ठीक है, इसमें रेडियस वेक्टर मतलब r की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, r को चेंज नहीं कर रहे। एक्सेलरेशन हो जाएगा a वेक्टर इक्वल्स टू dv बाय dt। अब इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है। फिर ओमेगा कांस्टेंट बाहर। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। तो ये माइनस तो पहले से sin थीटा का डिफरेंशिएशन, sin थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा और d थीटा बाय dt i कैप प्लस cos थीटा का करेंगे। cos थीटा का होता है माइनस sin थीटा, तो ये माइनस sin थीटा d थीटा बाय dt j कैप। फिर d थीटा बाय dt d थीटा बाय dt, ये भी ओमेगा ये भी ओमेगा, तो ओमेगा ओमेगा कॉमन है बाहर आ जाएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इस माइनस को भी आगे ले लेते हैं माइनस r, तो ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये बचेगा cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप। अब इस वाले टर्म को ध्यान से देखो, ये वाली टर्म जो है ये r वेक्टर है। r वेक्टर को क्या लिखा था हमने, r cos थीटा i कैप r sin थीटा j कैप, r cos थीटा i कैप r sin थीटा j कैप। तो ये यहां से ये जो है ये r वेक्टर है, इसके जगह मैं r वेक्टर लिख दूंगा तो ओमेगा a वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर r वेक्टर। ठीक है, तो a की जो डायरेक्शन है वो r के जस्ट अपोजिट है, r वेक्टर के जस्ट अपोजिट। r वेक्टर इस तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ आएगा टुवर्ड्स द सेंटर। r वेक्टर के जस्ट अपोजिट, माइनस मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। r वेक्टर की डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इधर आ जाएगा। एक्सेलरेशन जो है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, माइनस डायरेक्शन शो करना है, इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे मैग्नीट्यूड हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं ओमेगा और ओमेगा r। ओमेगा इंटू r को क्या लिख देंगे b के इक्वल, तो ये ओमेगा इंटू b। ठीक है, और फिर ओमेगा को हम लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल्स टू b बाय r। ठीक, तो इसके जगह b बाय r लिखेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बाय r। तो ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी होता है, ये सब फॉर्मूला होता है। और इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे,
इस वाले को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये स्टार्टिंग वाला वो फॉर्मूला आ गया जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। इससे पहले सेंटर एक्सेलरेशन बताया था, ये ऐसे ही बताया था इस तरह से। तो ये होता है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये क्या काम करता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसको डायरेक्शन को चेंज कर रहा है बस, ठीक है। स्पीड को चेंज नहीं कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, सिर्फ चेंज किया हुआ है यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगी। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है जो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो जो डायरेक्शन को चेंज करता है जो एक्सेलरेशन, उसको बोलेंगे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहां पर बोल सकते हैं क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन is always acts centripetal acceleration always acts towards the center of path, जो भी सर्कुलर पाथ होगा उससे सेंटर की तरफ लगेगा, ठीक है। एंड it only changes direction of motion, not magnitude of motion, ठीक है। तो सिर्फ मोशन की मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता, मतलब स्पीड को चेंज नहीं करता, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है। तो एक्सेलरेशन जो होगा ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करेगा, ठीक है। और ध्यान देना ये हमेशा जो होता है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, ध्यान देना ये वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है इस तरफ है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर होगा। तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। और अगर इनका हम डॉट प्रोडक्ट लिखना चाहेंगे तो परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। चाहो तो इस चीज को भी ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर। फिर इसी में हम डिफाइन करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स भी होगा, भाई एक्सेलरेशन होगा किसी पार्टिकल का तो वहां पर क्या होगा, फोर्स भी लग रहा होगा, उस फोर्स को बोलेंगे हम सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन m ओमेगा स्क्वायर r या फिर m v स्क्वायर बाय r, m ओमेगा v ऐसा लिख सकते हैं। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ऑलवेज acts towards center of circular path। तो डायरेक्शन इसकी हमेशा सर्कुलर पाथ की तरफ, सेंटर की तरफ होगी, ये इस तरह से। जिधर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वही इसकी रहेगी, सेंटर की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पर ये फोर्स जो है ये हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। वेलोसिटी क्या है, हमेशा परपेंडिकुलर, उसकी स्पीड को चेंज नहीं कर रहा, स्पीड को चेंज नहीं कर रहा मतलब स्पीड, सिंस स्पीड इज कांस्टेंट, so does kinetic energy। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। और देखो फोर्स जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट होगा, मान लो यहाँ पर है, इधर डिस्प्लेस हो रहा है तो फोर्स इधर लगेगा, इधर डिस्प्लेस हो रहा है तो फोर्स इधर लगेगा। तो फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, तो वर्क डन होता है हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट दोनों परपेंडिकुलर तो 0, तो जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो वर्क डन 0 होगा। यहाँ पर
ये चीज ध्यान में रखें, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। ऑलवेज जीरो, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो परपेंडिकुलर होंगे। तो ये चीज हम ध्यान में रख सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं, क्या जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो नेचुरल फोर्स नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कोई नेचुरल फोर्स, जैसे नेचुरल फोर्स में आता है क्या क्या आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, ग्रेविटी जो लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रिपल्शन आता है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन रिपल्शन आता है, उसके अलावा बोल सकते हैं फ्रिक्शन, ठीक है, जो सरफेस से सीरीज में फ्रिक्शन लगता है वो भी नेचुरल फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स नेचुरल फोर्स है, जो न्यूक्लियस के बीच में लगते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो लग रहा है। उसके अलावा टेंशन प्रोड्यूस जो होती है स्ट्रिंग के अंदर खींचते हैं वो भी नेचुरल, ये सब नेचुरल फोर्सेस है। सेंट्रीपिटल फोर्स नेचुरल फोर्स नहीं है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स नेचुरल फोर्स नहीं है, ये कोई भी फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है, कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है। कैसे देखो, जैसे मान लो तुमने रस्सी से एक पत्थर को बांधा, कुछ भी चीज बांधी, मतलब रस्सी से, छोटे से धागे से, किसी से भी, और उसको फिर तो घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो, कैसे भी घुमा रहे हो, तो तुम घुमाओगे सर्कुलर पाथ में, इसको ऐसे सर्कुलर पाथ में घुमाओगे, इसके अंदर क्या टेंशन प्रोड्यूस होगी, ये टेंशन की डायरेक्शन से बनाते हैं, तो इसके अंदर क्या होगी, टेंशन प्रोड्यूस होगी, और ये जो टेंशन प्रोड्यूस होगी ये टेंशन सेंटर की तरफ आएगी, और जो भी फोर्स सेंटर की तरफ आता है वो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो ये स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है यहाँ पर, ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। टेंशन है, इसकी वजह से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अगर तुम इस रस्सी को तोड़ दोगे, टूट जाएगी घुमाते घुमाते, अगर ये रस्सी टूटी, अब ये सर्कुलर पाथ में नहीं घूमेगा, अब ये ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में चला जाएगा। तो जब तक टेंशन थी तब तक सर्कुलर पाथ में, रस्सी टूट गई, टेंशन खत्म, टेंशन खत्म, अब सर्कुलर पाथ में नहीं घूमेगा, ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में चला जाएगा। इसके अलावा और एग्जांपल, जैसे 9th क्लास में तुमने पढ़ा होगा कि अर्थ के अराउंड मून रोटेट करता है, यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है अर्थ और मून के बीच में, ये अर्थ और ये मून, इनके बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, अर्थ इसको अट्रैक्ट करती है, वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन क्या करता है, इसको सर्कुलर पाथ में घुमाता है, मून को ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ होता है, ऐसे इलिप्टिकल होता है, वो उसको ऑलमोस्ट सर्कुलर बोल सकते हैं, तो उसको रोटेट करता है। ऐसे सन के अराउंड प्लैनेट्स भी मूव करते हैं, किसकी वजह से, इसी की वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, अगर नहीं होगा तो नहीं मूव करेंगे। इसके अलावा न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो देखो टेंशन भी सेंट्रीपिटल हो सकता है, ग्रेविटेशन भी सेंट्रीपिटल हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ये भी सेंट्रीपिटल हो सकता है। इसके अलावा हम बाइक या कार वगैरह चलाते हैं तो किसी टर्न पे घूमते हैं, तो टर्न पे घूमते तो टायर्स और रोड के बीच में फ्रिक्शन होता है, वो फ्रिक्शन जो होता है वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो तुम्हारी कार घूमेगी नहीं, कुछ घूमेगा नहीं, ठीक है, वहां पर एकदम चिकनी एकदम सर्विस कर दो तो कार घूमेगी नहीं, सीधी जाकर रुक जाएगी। जैसे किसी से गाड़ी के अगर टायर बिल्कुल एकदम प्लेन हो जाते हैं, घिस जाते हैं पूरे, तो इसमें टर्निंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं होता तो टर्न नहीं हो पाती। तो फ्रिक्शन भी सेंट्रीपिटल फोर्स हो, तो कोई भी फोर्स हो जो घुमाने का काम कर रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है, क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये हो जाएगा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो तुम्हें समझ में आ गया वो क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है हमारा, ठीक है, काम क्या कर रहा है, सिर्फ घुमाने का काम कर रहा है सर्कुलर पाथ में, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो ये फोर्स होता है, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, सिर्फ इसको चेंज करेगा, डायरेक्शन को। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता सेंट्रीपिटल फोर्स से, ध्यान देना, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें सबसे पहले लेते हैं कॉनिकल पेंडुलम। देखो कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है, कॉनिकल पेंडुलम कुछ भी नहीं होता, ये हमने फिक्स पोजीशन ले ली,
ठीक है, सीलिंग वगैरह कुछ भी मान लो, ठीक है। यहाँ से एक धागे को लटका दिया और धागे से किसी ऑब्जेक्ट को हमने बांध दिया, किसी भी मास को, किसी को भी। अब इसको क्या कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं सर्कुलर पाथ में, जैसे ऊपर से फिक्स कर दिया और ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, जैसे चक्री होती है, झूला होता है, कैसे ऐसे गोल गोल घूमता है, वैसे इसको घुमा रहे हैं। बस ये एक है इस तरह से, नीचे वाले को और नीचे वाले को ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऊपर से फिक्स है, सिर्फ नीचे वाला रोटेट कर रहा है, तो ये ऐसे घूमेगा ये सेंटर, और फिर ये इस पाथ में ऐसे घुमा रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये घूमता हुआ जब इसको स्पीड से देखेंगे, स्पीड से घूमता हुआ देखेंगे, तो ये कोन की शेप में दिखेगा, तो ऊपर फिक्स और ये इस तरह से कोन की शेप में दिखेगा, तो इसलिए इसको बोलेंगे कॉनिकल पेंडुलम। तो एक सिंपल पेंडुलम होता है, जैसे ऐसे होता है उसको सिंपल पेंडुलम बोलते हैं, और जैसे घूम रहा है उसको कॉनिकल पेंडुलम बोल देंगे। ये कॉनिकल पेंडुलम हो जाएगा। ठीक है, ये घूमेगी तो स्ट्रिंग के अंदर क्या आएगा, टेंशन टी, ये मान लो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे घूम रहा है, ठीक है, टेंशन टी आ गया। अब इसमें देखो कौन कौन से फोर्स लग रहा है, फोर्स देखते हैं। एक तो टेंशन लग रहा है और एक नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, एम जी, ठीक है, और ये घूम रहा है सर्कुलर पाथ में। ठीक, इसकी लेंथ, ये जो लेंथ है इसको एल मान लेते हैं, इस स्ट्रिंग की लेंथ एल है, और ये रोटेट कर रहा है आर रेडियस में। ये जो सर्कल बना हॉरिजॉन्टल सर्कल, ये आर रेडियस में रोटेट कर रहा है। ठीक है, रोटेशनल स्पीड इसकी ओमेगा लेते हैं, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा हो जाएगी इसकी एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हो या रोटेशनल स्पीड बोल दो। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, टेंशन के दो कंपोनेंट ले सकते हो, टेंशन के यहाँ पे दो कंपोनेंट बन जाएंगे, ये हमारा टी, इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक इधर बनेगा और एक बनेगा इधर। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन, ये लाइन क्रॉस कर रही है, तो ये अल्टरनेट एंगल सेम होते हैं। टी का कंपोनेंट एक इधर आएगा टी कॉस थीटा और एक इधर आएगा टी साइन थीटा। अब देखो इसकी जो मोशन है वो हो रही है हॉरिजॉन्टल सर्कल में, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रही है इसकी, ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स है वो क्या होंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना नीचे लगेगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन मोशन नहीं हो रही, दैट मींस हियर टी cos थीटा जो है वो mg के इक्वल होगा, टी cos थीटा mg के इक्वल बैलेंस हो जाएगा। और एक फोर्स लग रहा है t sin थीटा, तो t को भूल जाओ क्योंकि t को हमने दो पार्ट से डिवाइड कर दिया, t cos थीटा t sin थीटा, तो ये तीन ही फोर्स है, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला और एक इधर वाला। ठीक है, ये गायब हो गया क्योंकि इसको हमने बांट दिया। अब t sin थीटा जो सेंटर की तरफ लग रहा है, और जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, एंड हियर t sin theta provides required centripetal force। मतलब t sin theta किसके इक्वल हो जाएगा, t sin theta हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r के इक्वल, किसके इक्वल हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r के इक्वल हो जाएगा। अब चाहो तो तुम यहाँ से अगर टेंशन निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, कैसे, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो टेंशन आ जाएगी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 mg स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। यहाँ से t की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ओवर mg स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर r और इसका स्क्वायर, ये टेंशन आ जाएगी। ठीक है, मान लो तुम्हें ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, टाइम पीरियड वगैरह कुछ निकालना है तो उसको भी निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे, डिवाइड कर दो इनको। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे इसको इससे, टी साइन थीटा अपॉन टी cos थीटा, देखो क्या आएगा, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 ऐसा कर देते हैं, तो टी cos थीटा अपॉन टी sin थीटा, तो ये तो टी कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, इधर m कैंसिल, ऊपर g बचेगा
नीचे ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, अगर तुम एंगल वगैरह निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स g अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर ऐसा लिख सकते हो। उल्टा लिख दिया ना, ये cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा ये होगा क्योंकि sin थीटा के सामने ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, sin थीटा के सामने ओमेगा, यहाँ से tan थीटा अगर लिखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन g उल्टा, तो थीटा tan इनवर्स ओमेगा स्क्वायर अपॉन g। ठीक है, और मान लो तुम्हें टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड निकाल सकते हो। कैसे निकालें कि यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी हो जाएगी, ओमेगा को उधर ले लो, बाकी उधर ले लो ना, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ये जी साइन थीटा ऊपर पहुंचेगा और नीचे ये आर कॉस थीटा। कॉस थीटा को मैं लिख रहा हूं, तो देखो ये आर और एल का रिलेशन है, ये ऐसे बना हुआ है, ये एल है, ये आर है, ये थीटा है, तो यहां से मैं आर इक्वल्स लिख सकता हूं एल साइन थीटा, आर का वैल्यू एल साइन थीटा के इक्वल, यहाँ पे लिख देंगे एल साइन थीटा, साइन थीटा कैंसिल, ओमेगा की वैल्यू रूट ओवर जी अपॉन एल कॉस थीटा, एंड टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला लिखा था स्टार्टिंग में, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय t टाइम पीरियड, तो यहाँ से t 2 पाई अपॉन ओमेगा, इसको उल्टा करके लिखो तो टाइम पीरियड, ध्यान देना टाइम पीरियड स्मॉल t लिख देते हैं, चलो तो 2 पाई रूट ओवर l cos थीटा अपॉन g टाइम पीरियड, क्योंकि कैपिटल टी से तो हमने टेंशन को शो किया है, तो स्मॉल टी से हम टाइम पीरियड को शो कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल में ले सकते हैं इसको। कॉनिकल पेंडुलम, कोई टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया कॉनिकल पेंडुलम का, ओमेगा की वैल्यू निकालिए, ओमेगा जाएगा, कितना एंगल रोटेट कर रहा है एंगल आ जाएगा, इसके पहले टेंशन लिख दी, कितनी टेंशन होगी स्प्रिंग के अंदर, तो वो भी लिख देंगे। ठीक है, और देखते हैं इसमें ऐसा अगर तुम टेंशन डायरेक्टली लिखना तो ऐसे लिख सकते हो, t sin थीटा जो था हमारा m ओमेगा स्क्वायर r के इक्वल था, और r को लिख सकते हैं l cos थीटा sin थीटा l sin थीटा sin थीटा t m ओमेगा स्क्वायर l के इक्वल, ऐसे डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे। तो ये वाला ज्यादा ध्यान में रखना, टेंशन इन द स्ट्रिंग, कॉनिकल पेंडुलम m ओमेगा स्क्वायर l। ठीक है, अब कॉनिकल पेंडुलम के बाद दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, सेकंड एग्जांपल हमारा डेथ वेल और रोटर, डेथ वेल और रोटर। तो डेथ वेल रोटर क्या होता है, तो डेथ वेल तुम्हें दिखाया मौत का कुआं ऐसे, ठीक है, सलमान खान की पिक्चर देखी होगी भारत, उसमें सलमान खान ऐसे वो घुमाता है कार को, भाई को जिसको भी घुमाता है, उसके अंदर घुमाता, तुमने देखी, मैंने देखी थी। ठीक है, तो रोटेट कर रहा है तो क्या करता है, ऐसे बाइक को ये कार को ऐसे घुमाता है सर्कुलर पाथ में, एक वुडन गाड़ी के अंदर लकड़ी का बना हुआ कुआं होता है उसके अंदर। और रोटर क्या होता है, रोटर में क्या होता है, एक पर्सन जो होता है वो उसको यहाँ पर खुद को हैंग कर लेता है, लटका लेता है, और वो पूरा जो ये पूरा रोटर जो ये सब घूमता है ऐसे गोल गोल गोल। तो रोटर और डेथ वेल एक तरह से मान सकते हैं, डेथ वेल में गाड़ी के साथ घुमा रहा है, ये दीवारें रुकी हुई है, और रोटर के अंदर दीवारें भी घूमती है, जैसे वॉशिंग मशीन में जो तुम्हारा रिंसर जो होता है जिसमें कपड़े सुखाते हैं, तो वो गोल गोल घूमता है ऐसे ऐसे ऐसे, तो वही रोटर हमारा। ठीक है, दीवार भी घूम रही है साथ में। तो ये मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया, आदमी नहीं बना रहा, ऑब्जेक्ट बना लो, और ये से सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रहा है हमारा आर रेडियस के अंदर। ठीक है, इसका वेट जो नीचे की तरफ लगेगा mg,
ऊपर की तरफ से फ्रिक्शन लग रहा होगा जिसको रोक के रख रहा है, ठीक है। और फ्रिक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, एक नॉर्मल रिएक्शन चाहिए। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा इसके ऊपर, वो नॉर्मल रिएक्शन क्या प्रोवाइड करेगा इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये मान लो ओमेगा से रोटेट कर रहा है इसके अंदर, ये 20 स्पीड से घूम रहा है, इधर नॉर्मल रिएक्शन है, ऊपर फ्रिक्शन, नीचे एमजी। तो हियर नॉर्मल रिएक्शन will provide required centripetal force। बता m इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। एंड ऊपर नीचे नहीं जा रहा, मतलब फ्रिक्शन mg को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। F इक्वल्स टू mg, F को लिख सकते हैं म्यू इनटू n, और F की वैल्यू कितनी, m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक। तो यहां से मुझे म्यू का वैल्यू अगर मैं जाऊं तो म्यू की वैल्यू निकाल सकता हूं। म्यू कितना आ जाएगा, म्यू इक्वल्स टू m कैंसिल g अपॉन ओमेगा स्क्वायर r, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो इसको अगर गिरने से बचना है, गिरना नहीं चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। तो नीचे नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए क्या, फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए या इसके बराबर होनी चाहिए। फ्रिक्शन कम नहीं होना चाहिए, अगर फ्रिक्शन कम हो गया तो ये नीचे आ जाएगा। तुम चाहो तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू को साइन लगा सकते हो सेफ्टी के लिए, मतलब म्यू की कम से कम इतनी वैल्यू तो होनी चाहिए, ए से ज्यादा होनी चाहिए। और इसके अलावा तुम चाहो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। v की जगह ओमेगा की जगह लिख सकते हो v अपॉन r, तो v अपॉन v स्क्वायर अपॉन r, तो r ऊपर बन जाएगा, एक r कैंसिल हो जाएगा, g r अपॉन v स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो जो तुमने डैश लाइन को अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो डैश लाइन एकदम स्ट्रेट नहीं होता है, इसने मौत का कुआं देखा होगा तो थोड़ा सा ऐसे बना होता है वो बाइक के कार को नीचे से स्टार्ट करता है घुमाना, नीचे से ले जाना स्टार्ट करता है। तो देखो जब रेडियस कम होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में बाइक की स्पीड कम होती है, क्योंकि हम स्टार्ट करते हैं गियर वेयर चेंज करेंगे, स्पीड धीरे धीरे पकड़ेंगे, एकदम से स्पीड नहीं आएगी। तो स्टार्टिंग में स्पीड कम होती है, तो स्पीड कम रहेगी तो उसकी रेडियस भी कम रखते हैं, तो नीचे वाले पोर्शन की रेडियस कम रखते हैं। फिर जैसे इसकी स्पीड इंक्रीज होती जाती है, फिर ऊपर लाता जाता है उस बाइक को, फिर यहाँ पे घुमाता है ऊपर, तो उसकी स्पीड मैक्सिमम जाती है। तो स्पीड ज्यादा होगी तो रेडियस ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि म्यू फिक्स है यहाँ पर, ठीक है। और टायर अच्छे वाले यूज में रहते हैं, और ये वुडन टायर होता है, तो वुड जो होता है वो सफिशिएंट फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो वुड के बने हुए है तो फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, तो वो गिनती नहीं हो, तो ये डेसिबल हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब तुम बाइक वगैरह चलाते होंगे, साइकिल वगैरह चलाते होंगे, तो वहां पर वो बाइक की साइकिल टर्न लेती है, ठीक है। तो तीसरा एग्जांपल, टर्निंग ऑफ साइक्लिस्ट। तो साइक्लिस्ट का मैं टायर टायर बना रहा हूं, बाकी पूरी साइकिल तुम बना लेना, ठीक है। ये वर्टिकल हो गया, ये हमारा बोर्ड हो गया, ठीक है। साइकिल वाला उधर सेंटर है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे टर्न ले रहा है, उंगली को ध्यान से देखना, ऐसे घूम रहा है, सर्कुलर टर्न ऐसे ले रहा है, सर्कुलर टर्न ऐसे लेगा तो उस साइड झुकाते हैं, तो जैसे जैसे टर्न लेते हैं उधर झुकेंगे। तो इसको मैं इधर टर्न ले रहा है तो साइकिल को थोड़ा सा बेंड करोगे इस तरह, ये बाइक को थोड़ा सा बेंड करोगे, ठीक है। अगर ज्यादा बेंडिंग देखनी है तुम्हें तो मोटो जीपी देख सकते हो, तो मोटो जीपी में वो बाइक को पूरा ऐसे तिरछा कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं एकदम टर्न पे घुमा देते हैं बैलेंस के लिए, क्योंकि स्पीड में टर्न लेंगे, जितना ज्यादा स्पीड में टर्न लेंगे उतना ज्यादा घुमाना पड़ेगा उसको। तो ये तुमने घुमा दिया, हम ज्यादा देर नहीं चला रहे तो कम ही घुमाएंगे। ये हमारा टायर हो गया, ठीक है। साइकिल का हैंडल, तो तुम बैठे हो इसके ऊपर जो भी है। अब देखो यहाँ पे फोर्सेस कौन कौन से लगते हैं, तो यहाँ पर टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन होती है, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है इस तरह, और एक नॉर्मल रिएक्शन लगता है ऐसे ग्राउंड का। तो दो फोर्स लगते हैं यहाँ पे टायर के,
एक नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होना चाहिए, ध्यान से सुनना, अगर तुम टर्न ले पा रहे हो, बिना गिरे टर्न ले पा रहे हो, तो बिना गिरे टर्न तभी ले सकते हो जब तुम जो फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, ये जो दो फोर्स लग रहे हैं, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो यहां से ऐसे पास होना चाहिए, इस तरह से। मतलब फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, उसका रिजल्टेंट तुम्हारी डायरेक्टली एक्सिस ऐसे पास होना चाहिए। तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट बना रहा हूं मैं, ये ये एन और एफ का रिजल्टेंट है, और ये इसके mg से पास होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास, मतलब जहां पर तुम बैठे हो, जहां तुम्हारा सेंटर है मास का, पूरे मास का सेंटर ऑफ मास, वहां से पास होना चाहिए। मतलब ये यहाँ पर मान लो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है, तो इधर लग रहा होगा mg, यहीं से यहाँ पर पास होना चाहिए, तभी तुम साइकिल को बैलेंस करके चला सकते हो। क्योंकि जब तुम साइकिल चलाना सीखते हो स्टार्टिंग में, तो ऐसे 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 करके गिर जाते हो, फिर चलाते हो, फिर तुमसे हैंडल नहीं चलता। स्टार्टिंग में जिसने भी सीखी होगी साइकिल, तो ऐसे ही होता है, साइकिल को हम ऐसे बचपन से सीख के नहीं आते, मतलब बैठे साइकिल पे चलाने लग के बढ़िया, ठीक है, 2-3 बार गिरते हो या और बार गिरते हो, फिर धीरे धीरे सीखते हैं साइकिल चलाना। क्यों? क्योंकि उस टाइम हम सीखते हैं क्या, ये जो रिएक्शन फोर्स है इन दोनों का रिजल्टेंट ये mg से पास होना चाहिए, ये चीज सीखते हैं वहां पर। अगर ऐसा हो रहा है तो साइकिल बैलेंस होकर चलेगी, अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो फिर साइकिल बैलेंस नहीं होगा, तुम गिर जाओगे, ठीक है। अब मान लो ये जो वर्टिकल से जो एंगल है, ये जब तुम टर्न कर रहे हो तो थीटा एंगल बना रहा है वर्टिकल से, ये आर यहाँ पर वर्टिकल से थीटा एंगल बनाएगा। अब आर के तुम दो कंपोनेंट ले सकते हो, यहाँ पर आर के ऊपर कंपोनेंट आएगा आर कॉस थीटा, और एक इधर आएगा आर साइन थीटा, दो कंपोनेंट आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। अब वर्टिकल डायरेक्शन मूव होती है, या तुम हवा में तो उड़ नहीं रहे, आर कॉस थीटा ज्यादा होगी हवा में उड़ गए, या mg ज्यादा होगी जमीन के अंदर घुसे, तो ये दोनों पॉसिबल नहीं है। तो फिर आर कॉस थीटा जो होगा वो mg के इक्वल होगा, ठीक है। और ये आर साइन थीटा तुम टर्न ले रहे हो सेंटर इस तरफ, ये से टर्न ले रहे हो सेंटर इधर, तो ये जो फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ लग रहा है, आर साइन थीटा किधर लग रहा है सेंटर की तरफ। तो आर साइन थीटा क्या प्रोवाइड करेगा, आर साइन थीटा प्रोवाइड करेगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, आर साइन थीटा प्रोवाइड करेगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, आर cos थीटा mg के इक्वल, आर साइन थीटा mv स्क्वायर के इक्वल। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू आर कैंसिल, sin थीटा 1 होता है tan थीटा, mm कैंसिल, v स्क्वायर बाय rg, और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स v स्क्वायर बाय rg। तो देखो शार्प टर्न ले रहे हो, शार्प टर्न मतलब एकदम से ऐसे घूम रहा है, शार्प टर्न मतलब रेडियस कम होती है बहुत, रेडियस की वैल्यू बहुत कम। तो जब शार्प टर्न होता है तो रेडियस बहुत कम होगी, रेडियस बहुत कम होगी तो एंगल ज्यादा होगा, एंगल ज्यादा होगा मतलब तुम्हें ज्यादा झुकाना पड़ेगा। तो शार्प टर्न पे तुम्हें स्पीड में मोड़ना है तो ज्यादा गाड़ी झुकानी पड़ती है। जैसे मोटो जीपी में जब शार्प टर्न आता है तो पूरी गाड़ी को तिरछा कर लेते हैं। या फिर अगर तुम्हारी स्पीड ज्यादा है, बी की वैल्यू ज्यादा स्पीड में चला रहे हो गाड़ी को, तब भी तुम्हें ज्यादा एंगल रखना पड़ेगा, ज्यादा स्पीड में बाइक को मोड़ रहे हो, ठीक है, और तुम्हें बैलेंस बना के पूरा टर्न लेना है तो थीटा ज्यादा रखना पड़ेगा, ये इस तरह से तुम मोड़ सकते हो। तो ये बेंडिंग ऑफ साइकिल्स, ये टर्निंग, तो बेंडिंग लिख लेते हो इसको ना, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट ऑन सर्कुलर टर्न, ठीक। तो इस चीज को ये ध्यान रख सकते हैं, ये फॉर्मूला होगा कितने एंगल पर आएगा, tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन rg, ठीक है। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, जो सेंटर की तरफ जो फोर्स आ रहा है उसको क्या कर रहे हैं, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल पुट कर रहे हैं, या तो m ओमेगा स्क्वायर r या फिर mv स्क्वायर अपॉन r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है। पहली मेन चीज ध्यान में रखने वाली, इसकी जब भी क्वेश्चंस करने तो ध्यान से सुन लेना, क्या सेंटर की तरफ नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, उसको क्या लिखना है तुम्हें, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r। और दूसरी चीज उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सेंटर वाले लाइन के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगा तो उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स को तुम्हें इक्वल कर देना है। इक्वल मतलब जितना ऊपर उतना ही नीचे, जितना ऊपर उतना ही नीचे, इसकी वैल्यू सेम। तो सर्कुलर मोशन में जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे या जितने भी इक्वेशंस बनाएंगे, जितने भी एग्जांपल हम करेंगे, सब में सेम चीज करेंगे, नेट फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल टुवर्ड्स द सेंटर, तो टुवर्ड्स द सेंटर नेट फोर्स लग रहा है और सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। और उसके अलावा जो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, तो जितना एक साइड पे लगेगा उतना ही दूसरी साइड पे लगेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है।
ठीक है। तो आज जो भी हमने लिखा है इस चीज को ध्यान रख सकते हैं, इसके एग्जांपल्स कर सकते हो, थ्योरी को ध्यान में रख सकते हो, फॉर्मूलाज देंगे फॉर्मूलाज को ध्यान रख सकते हो। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट मुझे जिसको भी कोर एकेडमी में रजिस्टर्स नहीं है, जो भी स्टूडेंट्स ने कोर एकेडमी की साइट पर रजिस्टर नहीं किया है, ठीक है, तो रजिस्टर करने के लिए वो क्या कर सकता है, इस वीडियो को देख सकता है। जो जस्ट ये वीडियो में बोलने के बाद जो खत्म होगा उस वीडियो को अगर तुम देखोगे तो वहां से तुम्हें पता चल जाएगा कि कोर एकेडमी की साइट पर जाकर तो लर्निंग एट होम का जो फीचर्स है वहां पर साइन अप करके वहां पे जितने भी वीडियोस है, ये तो एक वीडियो हो गया, इसके अलावा तुम्हें और भी अगर वीडियोस देखने हैं, इससे प्रीवियस वीडियोस देखना है, ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के, फ्रिक्शन के, प्रोजेक्टाइल मोशन के, तो उनकी वीडियो भी तुम देख सकते हो और सीख सकते हो। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो तुम उनको भी समझ सकते हो, क्वेश्चंस को कर सकते हो। हम यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करते हैं, जेईई मेन लेवल के क्वेश्चन करते हैं, नीट लेवल के क्वेश्चन करते हैं और जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी करते हैं। तो सब टाइप के यहाँ पर क्वेश्चंस करते हैं। तो उनकी तुम्हारी जो इसकी तुम तैयारी कर रहे हो, जेईई मेन की तैयारी कर रहे हो, जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो या फिर नीट की तैयारी कर रहे हो, तो उनकी अच्छे से तुम्हारी प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाएगी। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। और ये वीडियो लेक्चर तो ये वीडियो है तुम्हारे पास, इस वीडियो को तुम देख सकते हो। ओके, थैंक यू। Hello friends, we all are aware about the online teaching this time. It is a very appropriate measure, but there are some protesters too. Criticism can be easily judged, but in case of Core Academy, they provide us with a feature of learning at home. Here, we don't have to struggle too much of finding our videos, just we have to enter the subject and the class and we get the videos. So we can watch our video lectures anytime we want. Moreover, they also provide us with the feature of submitting doubts, where the doubts are answered in just few minutes. So for these reasons, I found this learning at home feature to be very beneficial. हेलो फ्रेंड्स, अभी कोविड-19 के कारण हमारी पढ़ाई बहुत अफेक्ट हुई है, ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कोर अकेडमी के लर्न एट होम फीचर से हमारी ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। इस प्लेटफॉर्म के जरिए एट द ईज ऑफ आवर होम हम घर बैठे वीडियोस देख सकते हैं और इससे स्कूल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं। और साथ ही ये सभी वीडियो लेक्चर्स हमें सिस्टमैटिक वे में मिलते हैं, जिससे कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक ढूंढने में हमें परेशानी नहीं आएगी। So, I strongly recommend you to try this feature of Core Academy and I guarantee कि आपको ये ऑनलाइन स्टडी भी ऑफलाइन स्टडी जैसी ही लगेगी। ऑनलाइन एजुकेशन के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने फेस की वो ये थी कि मेरे डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे थे। मैं अपने टीचर से डाउट नहीं पूछ पा रहा था, उनके स्पेशल कैरेक्टर्स टाइप नहीं कर पा रहा था। तो जब लर्न एट होम पर हम लोग एडमिशन लिया तो उसमें एक फीचर मिला कि अब जब भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप उसकी फोटो खींचकर वेबसाइट पर अपलोड कर दें और टीचर जनरली 1 घंटे के अंदर ही उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन वापस अपलोड कर देता है वेबसाइट पर, जिससे हमें एक नोटिफिकेशन मिलता है कि योर दिस एंड दिस क्वेश्चन हैज़ बीन सॉल्व्ड बाय योर एजुकेटर। तो अब डाउट्स की कोई प्रॉब्लम बची नहीं है जो मेजर प्रॉब्लम थी, तो मुझे ऑनलाइन पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी ऑनलाइन टीचिंग का दौर चल रहा है, जिसके चलते हमारे डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि कभी हमें रिप्लाई बहुत लेट मिलता है, कभी हमें रिप्लाई ही नहीं मिलता है और कभी कभी हमें डाउट टाइप करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन कोर एकेडमी के लर्न एट होम प्लेटफॉर्म पर मेरे डाउट्स बहुत ही ईजिली क्लियर हो जा रहे हैं। इसके लिए मुझे अपने डाउट का फ़ोटो कोर एकेडमी की वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ता है, जो कि हमारे टीचर्स विद इन फ्यू मिनट्स उसका रिप्लाई कर देते हैं और हमें नोटिफिकेशन मिल जाता है। हाय फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी स्टडीज़ अभी ऑनलाइन चल रही है। तो ऑनलाइन स्टडीज़ में मैंने तो सबसे ज़्यादा नेटवर्क का प्रॉब्लम फेस किया, जिसके कारण कभी ऑडियो तो कभी वीडियो क्लियर नहीं होती, जिसके कारण मैं अपने अच्छे नोट्स नहीं बना पाता था। तो इसका एक अच्छा सॉल्यूशन है कोर एकेडमी का लर्न एट होम प्लेटफॉर्म, जिसमें मुझे मेरे टीचर्स के अच्छे वीडियोज़ देखने को मिलते हैं और मैं इन वीडियोज़ को अपने स्टडी आवर्स में कभी भी देख सकता हूँ और वीडियो पॉज करके अच्छे नोट्स भी बना सकता हूँ। अब मुझे ऑनलाइन स्टडी में कोई भी परेशानी नहीं जा रही।